हेलो नमस्कार साथी दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था पाचन के बारे में। अपने पढ़ रहे थे पाचन क्या है। यहाँ पर आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में मुख से ग्रसनी है, ग्रास नाल है, ये आहार नाल के भाग पढ़े थे। तो आज इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे अमाशय क्या है और अमाशय से संबंधित अपने एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जो मोस्ट प्रश्न हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो इन सभी की चर्चा अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी का नानी क्लास के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसमें देखिएगा पाचन होता क्या है, आपने ये पढ़ लिया। अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। जीवा है, मुख गुहा है, ग्रसिका है, ग्रास नली है। ठीक है, इनके बारे में अपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखी है वो पिछली वीडियो को देख सकता है। और आज अपने पढ़ेंगे अमाशय है। अमाशय देखो, अमाशय ये इस प्रकार का एक अमाशय है। इसकी आकृति जे आकार की आकृति होती है और ये कहाँ स्थित होता है, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के बाईं तरफ, नीचे की तरफ हमारे बाईं तरफ स्थित होता है। ठीक है, अब देखो के बाद अपने युद्धांत्र है, छोटी आंत है, वर्धांत्र है, बड़ी आंत है, गुदा द्वार, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, देखो अमाशय देखो, अमाशय एक इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है आपको। ये क्या होता है, हमारे शरीर का एक अमाशय भाग है। ग्रसिका, ग्रसिका से एक जुड़ा होता है, अंत का भाग होता है, वो अमाशय में खुलता है। जो भी अपने भोजन खाते हैं वो कहाँ जाता है, मुख गुहा से जाता हुए ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली और ग्रास नली से कहाँ जाएगा, अमाशय में आ जाएगा, जहाँ से इसका पाचन प्रारंभ होता है। वैसे तो पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है, उसका पाचन हमारे शरीर के आहार नाल के किस भाग से प्रारंभ होता है। तो आप क्या बोलोगे, मुख से प्रारंभ होता है, क्योंकि मुख में लार पाई जाती है। कौन सी लार है, दो प्रकार की लार एंजाइम पाई जाती है लार में। एक होता है टाइलिन, एक होता है लाइसोजाइम होता है। टाइलिन जिसको लार या एमाइलेज बोलते हैं, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन प्रारंभ करता है मुख गुहा से। ठीक है, ये अपने पढ़ा था। अब देखो इसमें उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, क्योंकि जो हमारा अमाशय होता है उसकी आकृति जे आकार की तो होती है, परंतु ये इसका आकार भी छोटा बड़ा होते रहता है। अगर जिस दिन आपने ज़्यादा खा लिया तो पेट फूला हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या है, पेट फूलने का मतलब कि अमाशय का आकार क्या होगा, बढ़ गया। अमाशय का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब कम खाते हैं जिस दिन, तो अमाशय क्या होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है। या ब्याह शादी होती है तो उसके लालच कर लेते हैं, तो ज़्यादा खा लेते हैं तो आकार बढ़ जाता है। इसका अमाशय क्या है, क्योंकि अमाशय के आकार क्या कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है और थैले समान पेशीय संरचना है, जो अंग्रेजी के जे आकार की तरह दिखाई देते हैं। अंग्रेजी का जे आकार है, देखो यहाँ से इस प्रकार का, ये देखो जे आकार बन रहा ना यहाँ से, इस प्रकार का अंग्रेजी के जे आकार की आकृति आहार नाल के किस भाग की होती है, तो आप क्या बोलोगे, अमाशय की होती है। किसकी, अमाशय की होती है। अमाशय के तीन प्रमुख भाग है, कौन कौन से देखो, जठरागम हो गया, फंडस हो गया और जठर निर्गम हो गया। ये याद नहीं रहे तो इंग्लिश वाले भी साथ में याद रखना। कार्डियक भाग है, यहाँ से अगर पूछ ले आपके, कार्डियक भाग है, फंडस भाग है या पाइलोरिक भाग है, आहार नाल के किस अंग के भाग है, तो अमाशय के भाग होते हैं। अब देखो इनका कार्य क्या रहेगा। यह अमाशय का वह भाग है जहां आहार नलिका से भोजन आता है। आहार नलिका से भोजन आएगा, ये भाग आएगा, आहार नलिका से भोजन आता है, ये भाग होगा, जठरागम हो गया या कार्डियक होगा। फंडस क्या हो गया, यह अमाशय का ऊपरी हिस्सा होता है। ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा फंडस हो गया। जठर निर्गम, यह अमाशय का निचला हिस्सा, जो अमाशय से अंतों तक भोजन को भेजता है। अमाशय से कहाँ जाएगा भोजन, अंतों में जाएगा, अंत तक भेजने का कार्य किस करेगा, नीचे का भाग होता है, जठर निर्गम हो गया या पाइलोरिक भाग हो गया। पाइलोरिक किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न बनता है कि पाइलोरिक भाग हो गया किससे संबंधित हो गया, संबंधित है, ये हो गया अमाशय से हो गया। अमाशय के नीचे का भाग होता है, इसका कार्य क्या रहेगा, इसका कार्य रहेगा अमाशय से भोजन को अंतों तक भेजने का कार्य किसका रहेगा, जठर निर्गम या पाइलोरिक भाग का रहता है। ये आप यहाँ तक किसी याद रखिएगा। चलिए, स्क्रीन शॉट अगर ले रहे हो साथ साथ में लेते रहना। ठीक है, अपने नोट्स में अगर नई बातें नहीं लिखी है ये चीजें तो लिखते रहना। चलिए, अब देखो अमाशय की भीतरी दीवार में स्तंभाकार एपिथेलियम पाया जाता है, जिसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। देखो स्तंभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम पाया जाता है। स्तंभाकार एपिथेलियम क्या है, अपने उत्तकों में ये पढ़ा था। स्तंभाकार एपिथेलियम ये एक प्रकार का उत्तक है। कहाँ पाया जाता है, किसका बना होता है, जो अमाशय का भीतरी भाग होता है स्तंभाकार एपिथेलियम से बना होता है। यहाँ पर क्या क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जठर ग्रंथियां आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। यहाँ से भी प्रकार का बन सकता है। अब देखो
वो क्या कार्य करती है? जठर ग्रंथि जठर रस का स्त्राव करती है, गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव करेगी। कौन? जठर ग्रंथियां। एक याद रखना, गैस्ट्रिक हार्मोन, गैस्ट्रिक हार्मोन शब्द को पकड़ना। देखो, गैस्ट्रिक हार्मोन है, यहाँ पर अपने अग्नाशय से, अमाशय से, लार से एंजाइम स्रावित हो रहे हैं, परंतु एक चीज ये है कि गैस्ट्रिक हार्मोन है। यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ है, निम्न में से एक एंजाइम नहीं है तो गैस्ट्रिक नहीं है, याद रखना। गैस्ट्रिक क्या होता है? हार्मोन नहीं होता, सॉरी एंजाइम नहीं होता, ये क्या है? गैस्ट्रिक हार्मोन है। इसका कार्य क्या रहता है? जठर ग्रंथियों से जठर रस को स्त्रावण को प्रेरित करना। ये जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथियां क्या करती है? जठर रस को स्त्राव करती है। इसको प्रेरित कौन करता है? अभी कर भाई, जठर ग्रंथियां तू जठर रस का स्त्रावित कर, ये इसको प्रेरित कौन करेगा? ठीक है, यानी कि मोटिवेशन कौन देगा? गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन आएगा तो मोटिवेशन करेगा कि तू जठर रस का स्त्राव कर, अब तेरे के अंदर भोजन आ चुका है, जठर रस का स्त्राव करेगा, भोजन अच्छी तरह से पचेगा, भोजन अच्छी तरह पचेगा, उसका अवशोषण होगा तो शरीर क्या होगा? तंदुरुस्त होगा। उसको क्या करेगा? मोटिवेशन देगा। कौन देगा? गैस्ट्रिक हार्मोन। इसको देगा जठर ग्रंथियों से, और जठर ग्रंथियां क्या करेगी? जठर रस का स्त्राव करेगी। ठीक है, अब देखो जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं और उनके कार्य। जठर ग्रंथियों में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? ये भी याद रखना, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जठर ग्रंथियों में। श्लेष्मा कोशिका, पेप्टिक कोशिका है, और ऑक्जेंटिक कोशिका है। यहां से अगर प्रश्न पूछ ले आपसे कि श्लेष्मा कोशिका है, पेप्टिक कोशिका है, या जिसको मुख्य कोशिका भी बोलते हैं, ऑक्जेंटिक कोशिका किससे संबंधित है? तो जठर ग्रंथियों से है, या से संबंधित हो गया अमाशय से संबंधित होगा। ये अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है, और जठर ग्रंथियों से कोशिका निकलती है, 3 प्रकार की कोशिका। देखो इनका कार्य क्या रहेगा। श्लेष्मा कोशिका, इसकी स्थिति क्या होगी? जठर ग्रंथियों की सबसे बाहरी परत, तो जठर ग्रंथियां होती है, सबसे बाहरी परत किसके बनती है? श्लेष्मा से। इसका कार्य क्या है? स्रावित पदार्थ श्लेष्मा का स्राव करती है। इसका कार्य क्या रहेगा? श्लेष्मा जठर की आंतरिक परत की रक्षा करती है। जो जठर होती है उसकी आंतरिक परत में अम्लीय अम्लीय अच्छिल जो होगा एंजाइम, वो स्रावित होगा, वो क्या करेगा? जठर की अंदर की परत को क्या अम्लीय बनाएगी। अम्लीय इसके बचाने के लिए क्या करेगा? श्लेष्मा का स्राव करेगा, श्लेष्मा उसको क्या करेगी? बचाएगी। यह अम्लीय वातावरण और पेप्सिन से जठर को क्षति होने से बचाता है। कौन बचाता है? श्लेष्मा बचाता है। कौन है? श्लेष्मा। यहाँ से श्लेष्मा कोशिका से श्लेष्मा स्रावित पदार्थ होता है जो कि अम्लीय माध्यम से बचाता है। देखो, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? अपने पिछले वीडियो में बताया था, स्टार्च का पाचन आहार नाल के किस भाग से स्टार्ट हो जाता है पाचन, यानी कि स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होना, तो अपने बताता मुख गुहा से, क्योंकि गुहा में क्या पाया जाता है? लार पाई जाती है। लार में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। टाइलिन एंजाइम हो गया, तो लारी एमाइलेज बोलते हैं। एक हो गया लाइसोजाइम हो गया। टाइलिन एंजाइम या लारी एंजाइम क्या करता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ करता है मुख, याद रखना। अब बात आती है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत से, मुआ से, छोटी आंत से, अमाशय से। तो आप क्या बोलोगे? अमाशय से प्रारंभ होता है। तो सर्वाधिक पाचन भी प्रोटीन का किस भाग में होता है? अमाशय में होता है। कौन सा एंजाइम करता है? ये अपनी नेक्स्ट पढ़ेंगे। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार के ही प्रश्न आपके बनते हैं। पेप्टिक या मुख्य कोशिका, देखो क्या होती है? ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम का स्त्राव करेगी। यहां से आपसे ये पूछ लिया जाए कि पेप्सिनोजन, पेप्सिनोज, नोजन या नोज है, या नोजन भी लिख सकते हैं। नोजन पेप्सिनोजन होता है, फिर नाम भी इसका पेप्सिनोजन, इंग्लिश नाम है, पेप्सिनोजन है। और प्रोरेनिन का स्त्राव कौन सी कोशिका करती है? श्लेष्मा कोशिका करती है, पेप्टिक कोशिका करती है, या ऑक्जेंटिक कोशिका करती है? तो पेप्टिक कोशिका ही स्त्राव करती है। क्या करती है? पेप्सिनोजन एंजाइम और प्रोरेनिन एंजाइम का स्त्राव करती है। देखो, और पेप्सिनोजन को अम्लीय वातावरण में पेप्सिन एंजाइम में कौन परिवर्तित करेगा? और पेप्सिन क्या करेगा? परिवर्तित होकर प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पर पेप्सिनोजन से पेप्सिन में परिवर्तित कौन करेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये करेगा। ठीक है, याद रखना। और पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? अमाशय में होता है। सर्वाधिक के बी प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? अमाशय में होगा। ये बात आप याद रखना। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय में होता है। और प्रोरेनिन शिशुओं में पाया जाता है, जो दूध के पाचन में सहायक होता है। ठीक है,
और यह वयस्कों में नहीं पाया जाता है, केवल शिशुओं में पाया जाता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन। और ये कोशिकाएं कुछ मात्रा में जठरीय एमाइलेज का भी उत्पादन करती है। कौन सी पेप्टिक कोशिकाएं जठरीय लाइपेज का स्राव करती है। और जठरीय लाइपेज का कार्य क्या रहेगा, लेकिन इसका वसा के पाचन में योगदान होता है। इसका वसा के पाचन में योगदान कम होता है, याद रखें, ठीक है। वसा के पाचन में कम योगदान होता है। योगदान तो होता है, वसा का पाचन करती है पर तो कम करती है। कौन सा, लाइपेज। ठीक, आगे अपने पढ़ेंगे लाइपेज के बारे में। दूसरा बात पाचन करेगा। जठरीय लाइपेज का स्राव होता है कहाँ से, पेप्टिक या मुख्य कोशिका से, जो क्या करते हैं, वसा का पाचन करता है। कम करता है जरूर है। अब देखिए ओगजेंटिक या अम्लजन कोशिकाएं, इनका कार्य क्या रहेगा। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से अक्षीय और आंतरिक कारक या जिसको नेज कारक का स्राव करती है। यहाँ से अक्षीय और आंतरिक या नेज कारक याद रखना। इसका स्राव किस भाग से होता है, कौन सी कोशिकाएं करती हैं, ओगजेंटिक कोशिकाएं या अम्लजन कोशिकाएं या पेरिएटल सेल्स होती है, वो कोशिकाएं करती है। अक्षीय और नेज कारक का स्राव करती है। अब देखो इनका कार्य क्या रहेगा। अक्षीय अमाशय में अम्लीय वातावरण बनाए रखने में मदद करते हैं। अम्लीय वातावरण बनाने का कार्य कौन करता है, अक्षीय करता है। तो स्रावित होता है ओगजेंटिक कोशिका से। पेप्सिन के सक्रियण के सहायक होता है, क्योंकि पेप्सिनोजन आपने पढ़ा था, पेप्टिक कोशिका से क्या निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है। और पेप्सिनोजन से क्या बनता है, पेप्सिन बनता है। कौन बनाता है, अक्षीय बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाएगा, पेप्सिनोजन से पेप्सिन में बदलता है। वो पेप्सिन क्या कार्य करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। पेप्सिन के सक्रियण में सहायक होता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। आंतरिक कारक या नेज कारक क्या करता है, यह कार्य विटामिन B12 अवशोषण में मदद करता है। यहां से याद रखना, विटामिन B12 के अवशोषण में कौन मदद करता है, नेज कारक मदद करता है। और नेज कारक कहां से स्रावित होता है, वो क्या होता है, ओगजेंटिक कोशिका से स्रावित होता है। किस कोशिका से, ओगजेंटिक कोशिका से स्रावित होता है। चलिए 3 कोशिकाएं पढ़ी अपने, श्लेष्मा कोशिका है, ओगजेंटिक कोशिका है और पेप्टिक कोशिका है। श्लेष्मा कोशिका के लिए याद रखना, श्लेष्मा का स्राव करती है जो कि जठर की सुरक्षा करती है। ओगजेंटिक कोशिका अक्षीय और आंतरिक कारक या नेज कारक का स्रावित करेगी। और पेप्टिक कोशिका पेप्सिनोजन और लिपेज का स्राव करेगी। लिपेज है, इसके साथ रेनिन है, प्रो रेनिन जिसको बोलते हैं, ये इसका भी स्राव करती है, प्रो रे। ठीक है, प्रो रेनिन, प्रो रेनिन, प्रो रेनिन, रेनिन, पेप्सिनोजन और लिपेज का स्राव करती है पेप्टिक कोशिका। ये अपनी चलिए अब देखिए अक्षीय का कार्य क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फुल फॉर्म याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अक्षीय होता है। ये भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है। भोजन को अम्लीय माध्यम बनाने का कार्य कौन करता है, अक्षीय करता है। और कहां से स्राव होता है, ओगजेंटिक कोशिका से इसका स्राव होता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना, अक्षीय निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय रूप में पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, अमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, प्रोरेनिन को रेनिन में बदलना, प्रोरेनिन होता है, उसको रेनिन में बदलने का कार्य कौन करता है, वो कार्य करता है अक्षीय कार्य करता है। कौन करता है, अक्षीय ही कार्य करता है। अक्षीय प्रोरेनिन को रेनिन में परिवर्तित करता है, जो नवजातों के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। रेनिन नवजातों में दूध में पाई जाने वाली कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलता है। ठीक है, दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, कैसिन प्रोटीन पाई जाती है। उसका पाचन का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन करता है। किसमें, छोटे बच्चों में। ठीक है, ओ प्रोरेनिन से रेनिन में बदलता है, अक्षीय बदलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए जीवाणुओं को नाश करना, अक्षीय भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नाश करता है। और भोजन को सड़ने से बचाने भी का कार्य कौन करेगा, अक्षीय करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा, जो कि ओगजेंटिक कोशिका से स्रावित होता है। कहां से, ओगजेंटिक कोशिका से। अम्लता को नियंत्रित करना, अगर कई बार क्या होता है कि अक्षीय का स्राव क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से हमारे पेट में क्या हो जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, तो जलन सी पैदा होने लगती है। ठीक है, उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, देखो नियंत्रण, अक्षीय की अधिकता से पेट की अम्लता बढ़ जाती है, जिसे कम करने के लिए क्षारीय पदार्थ, एक दुर्बल क्षारक होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, AmGOS2, ये भी मिल सकता है आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम मिल सकता है, या बेकिंग सोडा आदि का उपयोग किया जाता है। इन्हें एंटासिड कहते हैं।
एंटा एसिडिक का मतलब क्या होता है, ये द्रुबल क्या होती है, क्षार होते हैं। जब अम्लीय माध्यम हो जाए अंदर का पेट के अंदर, तो ये जब लेंगे तो ये क्या करेंगे, द्रुबल क्षार ही है, तो इसका नियंत्रण करने का कार्य करेंगे ये। लार की क्रिया को बचाना, लार की क्रिया को रोकना। अच्छे भोजन में लार द्वारा किए गए पाचन की क्रिया को रोकता है, और अमाशय में अत्यधिक अम्लीय वातावरण, अम्लीय इसका लगभग पीएच मान कितना होता है अच्छे का 1.8 बना देता है। ठीक है, कौन करता है, अच्छे करता है। एक दो प्रश्न बनता है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन है, गेस्ट्रिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है। तो बताइए कौन सा होगा। तो मैंने बताया था गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन क्या है, एक हार्मोन है जो जठर ग्रंथियों से जठर रस को स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। गेस्ट्रिन एक हार्मोन है, न कि एक एंजाइम है। इसके अलावा टाइलिन एक एंजाइम है जो कि लार ग्रंथियों से निकलता है। पेप्सिन भी अमाशय से निकलता है। और ट्रिप्सिन के बारे में आगे पढ़ेंगे, ये क्या अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, लिए एक प्रश्न आता है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। यहाँ से इसका मतलब क्या है, वास्तव थोड़ी सी छोटी दे रखी है। पत्थर का मतलब क्या है, पित्ताशय की पथरी। पित्ताशय में अगर पथरी पड़ जाती है तो किसके पाचन का प्रभावित करेगा, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या न्यूक्लिक अम्ल का। तो क्या करेगा, वसा का पाचन करने में कठिनाई आती है अगर पित्ताशय की पथरी पड़ जाती है, याद रखना। पित्ताशय में पीत का संग्रहण होता है, और यह वसा के पाचन में सहायक होता है। पित्ताशय में जो पीत रस पाया जाता है वो क्या करेगा, वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, अगर पित्ताशय में पथरी पड़ जाती है तो वसा का पाचन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। होता है पीत की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि पीत का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, इससे वसा का पाचन प्रभावित हो सकता है। या आपसे पूछ लिया जाए कि पीत की पथरी होने से किसका पाचन कठिन हो जाएगा, किसका पाचन होना कठिन हो जाएगा, तो वसा का पाचन कठिन हो। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में इसमें कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है, या प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। पेप्सिन है, लैक्टेस है, यूरेस है, या जाइमस है। तो आपको बताया कि पेप्सिन, पेप्सिन जो कि अमाशय से निकलता है, वो क्या करेगा, पेप्टिक कोशिकाओं से प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किस में बदलेगा, अमीनो अम्लों में बदलकर इसका विघटन कार्य करता है पेप्सिन। ठीक है, चलिए अब देखिए सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखो विटामिन है, इसमें कौन सी विटामिन है, इसमें एक एंजाइम है, एक इसमें हार्मोन है, एक इसमें क्या है, प्रोटीन है। कौन कौन से देखो विटामिन है। अब आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, ये हार्मोन है। ठीक है, पेप्सिन अपने को पता है कि ये क्या एंजाइम है। अब बची प्रोटीन, केराटिन क्या होगी, एक प्रोटीन होगी, और विटामिन क्या होगी, केरोटीन एक विटामिन होगी। ठीक है, विटामिन ए। प्रोरेनिन शिशुओं में क्यों पाया जाता है और क्या इसकी सहायक रहती है। यह वसा को पाचन पचाने में मदद करता है, ये दूध को पचाने में सहायक होता है, यह प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, या फिर यह शर्करा को पचाने में सहायक होता है। रेनिन या प्रोरेनिन क्या करेगा, दूध को पचाने में सहायक होता है। प्रोरेनिन दूध को पचाने में सहायक करता है, जो कि छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, चलो अमाशय के बारे में हो गया। अमाशय के बारे में जितने भी प्रश्न बन रहे थे आपने पढ़ लिया, और नेक्स्ट वीडियो में अपने छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपना हार कंप्लीट हो जाएगा। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं ताकि लोड भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, आसानी से चीज़ों को समझ सके अपने। तो टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है साइंस और मैथ के लिए, तो ज्वाइन होना है। किसी को बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, के 3 टेस्ट हो चुके हैं, और लगातार साप्ताहिक टेस्ट सीरीज है। टोटल 15 टेस्ट होंगे इसमें। वो शानदार तरीके से लगभग 3 साढ़े 3 महीनों में आपका जो सिलेबस है कंप्लीट पूरा हो जाएगा इसके माध्यम। ठीक है, ज्वाइन करना चाहता है तो 9 क्लास के ऐप पर जाकर वहाँ पर ज्वाइन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।